नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। जिस प्रकार से एनआईएस डीएलएड के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू पिटीशन में फैसला सुनाया गया है, इससे एनआईएस डीएलएड धारी काफी उत्साहित हैं और उत्साह का कारण भी है, उत्साह का वजह भी है, क्योंकि पूरे देश भर के लगभग 12 लाख से अत्यधिक एनआईएस डीएलएड धारी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिनके भविष्य जो है अंधकारमय सा लग रहा था, अब उनके भविष्य में एक नई किरण आ करके और उजाला फैलाने का कार्य करते हुए दिख रही है। और यह सब हुआ है बिहार के ही एक योद्धा विश्वनाथ सर के प्रयास से। विश्वनाथ सर, जिन्हें आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता है, हालांकि वे शारीरिक तौर पर दिव्यांग हैं, लेकिन मन और मस्तिष्क उनका इतना चंचल है, चाकू और तलवार के भांति इतना शार्प है, तेज है कि उन्होंने जंग लड़ी और न्याय भी दिलवाया। और जितने भी एनआईएस डीएलएड धारी को मोह में फंसा करके चंदा इकट्ठा कर रहे थे, अन्य प्रकार से उनके भावनाओं के साथ खेल रहे थे, कई सारे नेता बन रहे थे, सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर के लंबी लंबी बातें कर रहे थे। मैं बारंबार कई वीडियो के माध्यम से वैसे जो स्वार्थी लोग थे, जो अपना धंधा चमका रहे थे चंदा के कर करके, उनसे जो है आप सभी को आगाह किया था कि उनसे जो है सतर्क रहे, सचेत रहे। और फेस किसी और का था सामने सोशल मीडिया के ऊपर और कार्य कोई और कर रहा था। अब भी जो है जब विजयी प्राप्त हुई तो उसके बाद जो है विश्वनाथ सर के बारे में चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर देखने को मिला। और बहुत ऐसे थे जिन्होंने पूर्व में जिनका चेहरा पर जो है अपना व्यू बटोरते रहे हैं, जीत के उपरांत भी उन्हीं को तवज्जो देते आए और बहुत जो है वो विश्वनाथ सर को तवज्जो दिए। हालांकि इसमें जो है विश्वनाथ सर का ही काफी अत्यधिक योगदान रहा है और उनके टीम का काफी अधिक योगदान रहा है, जिन्होंने भी सहयोग प्राप्त किया, उन्हें उन सभी का विशेष योगदान रहा है और अंततः जाकर के न्याय मिलते हुए दिख रही है। लेकिन अब बिहार के संदर्भ में यदि बात करें एनआईएस डीएलएड धारियों के पक्ष में, तो कई सारे पेच अब भी दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं जब वीडियो बनाता हूं और नकारात्मकता को दिखाता हूं तो लोगों को यह लगता है कि मैं खुद ही नकारात्मक हूं। ऐसा नहीं है, मैं आप सभी अभ्यर्थी गण को सतर्क करता हूं, सचेत करता हूं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसलिए आप इसके प्रति सतर्क रहें, सचेत रहें और आप सावधान रहें और उससे जूझने लड़ने के लिए आप पहले से तैयार रहें। क्योंकि जो आपका 28 नवंबर 2023 को फैसला आया था और उसमें जो नकारात्मक भरा फैसला जो आपको सुनने देखने को मिला था, उसके जिम्मेदार कौन थे? जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कभी नकारात्मक बिंदु पर विचार ही नहीं किया, हमेशा वो पॉजिटिव रहे। तो अभी आप जब एमएलएम जो कंपनियां होती है, नेटवर्किंग कंपनियां होती है, उसमें सभी को बी पॉजिटिव का जो है नारा दिया जाता है और अंततः क्या होता है, नेगेटिव ही प्रभाव देखने को मिलता है, नेगेटिव ही परिणाम देखने को मिलता है। तो अब जो है हम बात करेंगे टीआरई 1, 2, 3। टीआरई 1 और 2 का प्रक्रिया तो लगभग समाप्त हो चुके हैं, टीआरई 3.0 का प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। अब टीआरई 1 पर यदि विचार करें तो टीआरई 1 का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट था, उसमें जिनका भी एनआईएस का चयन हुआ था वो योगदान लेकर के और पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बन चुके हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था उसमें भी दर्जनों एनआईएस डीएलएड धारी थे, उनका मेरिट सूची में नाम तो बीपीएससी ने दे दिया, लेकिन शिक्षा विभाग ने उनका काउंसलिंग नहीं कराया, तो वे जो है वंचित रह गए थे। टीआरई 2.0 में एनआईएस डीएलएड धारियों को परीक्षा में जैसे तैसे बैठा दिया गया, लेकिन परिणाम उनका घोषित नहीं किया गया। और परिणाम घोषणा जो हुई तो उसमें उस समय के तत्कालीन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने क्या कहा कि यह जो है औपबंधिक परिणाम है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो बातें हैं, यदि भविष्य में उसमें बदलाव होता है तो उसका जो है प्रभाव इस परिणाम पर पड़ेगा। ऐसा बीपीएससी आयोग का लिखित लेटर है परिणाम घोषणा के साथ साथ। जब टीआरई 1.0 हुआ था तो उस समय भी बीएड को लेकर के जो फैसला आया था, अब उसके बाद उनके परिणाम को रोक दी गई थी, उनको भी बहला फुसला करके परीक्षा तो ले लिया गया था।
टीआरई 2 में एनआईडी धारियों का भी भला फुसला करके परीक्षा तो ले लिया गया, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया। और परिणाम घोषित किया गया उसमें साफ साफ अंकित है, बीपीएससी आयोग ने बजाबते लिखित अंकित किया है कि भविष्य में कोर्ट के द्वारा यदि इस विषय वस्तु पर फैसला बदलता है तो उससे यह प्रभावित होगा। टीआरई 3.0 का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें भी बीएड वाला जो मामला है और एनआईडी वाला जो मामला है उस दोनों को लेकर के, और उसमें अंकित है कि माननीय कोर्ट के द्वारा यदि भविष्य में इन दोनों को लेकर के या किसी भी क्वालिफिकेशन को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई फैसला आते हैं तो उससे प्रभावित होगा। तो अब इस आधार पर एनआईडी धारी को फिर एक बार माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा यदि शिक्षा विभाग आसानी से टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, टीआरई 2 और टीआरई 3.0 में एनआईडी धारियों को जगह नहीं देती है तो, क्योंकि तीनों में एक लूप होल है एनआईडी धारी के पास माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए, अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये टीआरई 1 to 3 से जुड़ा हुआ बात हो गया। अब है कि टीआरई 4.0। टीआरई 4.0 में तो एनआईडी धारी मान्य होंगे ही, लेकिन अब बात आ रही है कि विशेष शर्तों के आधार पर एनआईडी को मान्य किया गया है। अब कौन कौन से शर्त माननीय सुप्रीम कोर्ट एनआईडी धारियों के ऊपर थोप रही है यह तो उसका लिखित आदेश आने के उपरांत ही पता चल पाएगा। लेकिन आप सभी एनआईडी धारी जो टीआरई 4.0 में सम्मिलित होने के लिए कमर कस चुके हैं, फैसला आने के साथ ही आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी तैयारी कर लें। और आपको पता होना चाहिए कि औरंगाबाद डीओ के द्वारा एक बार नोटिस निकाला गया था औरंगाबाद में जितने भी एनआईडी धारी चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको लेकर के, और उनसे कुछ कागजातें मांगी गई थी। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टीआरई 4.0 में वो कागजात मांगी ही जाएगी, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। सारे कागजात आपके पास होने चाहिए। हो सकता है कि आपका आवेदन आमंत्रित किया जाए, आपको परीक्षा भी लिया जाए, आपका मेरिट सूची में नाम भी दर्ज हो जाए, और जब काउंसलिंग के लिए आप जाएं तो जैसे ही एनआईएस डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट काउंसलर को दिखे वैसे ही वो फाइल अलग कर ले और उससे जुड़े हुए अन्य कागजात आपसे डिमांड कर दे। शिक्षा विभाग इस प्रकार से कागजात मांगने के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए आप सभी वो सारे कागजात जो है जो मांगे गए थे औरंगाबाद जिला के डीओ के द्वारा, वो कागजात आप जुटा ले। जिनका पूर्व में नियोजन हो चुका है, जिनका पूर्व में नियुक्ति हो चुकी है, उन पर कोई आफत भविष्य में नहीं आने वाला है एनआईडी धारियों पर। लेकिन जो आगामी शिक्षक भर्तियों के जरिए नियुक्त होने वाले हैं तो उन्हें तत्पर रहना चाहिए, कागजातों से जुड़े हुए मसले को हल कर लेना चाहिए और सारे कागजात अभी से ही जुटा करके अपने फाइलों में सजा लेना चाहिए, ताकि कभी भी शिक्षा विभाग आपसे मांगे काउंसलिंग के दरमियान या उसके बाद तो आप फाइल जो है उसके टेबल पर आसानी से पटक दे, आपको समय भी न लगे उसके जुटाने में, पूर्व से ही आप उसका जुटान कर ले। अब टीआरई 4.0 में कौन कौन एनआईडी धारी हैं जिनका पेच फंस सकता है? तो कई सारे हैं, अलग अलग कैटेगरी का यदि मैं चर्चा करूं उसमें हजारों सम्मिलित हो जाएंगे। तो पहला कैटेगरी है कि जो एक डेडलाइन तय किया गया था, एक कट ऑफ डेट तय किया गया था, जिसका जिक्र जो है वह फैसला में भी वर्णन किया गया है। तो वह जो डेट है उस डेट तक आपको कहीं ना कहीं किसी सरकारी, अर्ध सरकारी और या फिर निजी विद्यालय में कार्यरत होना चाहिए। तो वो आपके लिए अनिवार्य है, बाध्य है, तो वो आपका होना चाहिए। उससे संबंधित आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वो आप जो है उससे पूर्व किसी न किसी विद्यालय में टैग थे और आप वहां कार्यरत थे, पढ़ा रहे थे। तो उससे संबंधित आपके पास कागजात होना चाहिए, क्योंकि उस पर विशेष जोर माननीय सुप्रीम कोर्ट का रहा है। इसलिए उससे संबंधित जो है कागजात अवश्य ही काउंसलिंग के दरमियान मांगे जाएंगे। जो डेडलाइन जो बताया गया है, जो कट ऑफ डेट बताया गया है, तो उससे संबंधित कागजात आपको प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, यह आप ध्यान में रखें। अब दूसरा जो है कैटेगरी किनका है? तो बहुत ऐसे हैं जिनका 18 वर्ष उम्र नहीं हुआ और वे इंटर पास करके, चूंकि इंटर तो 16 साल में पास कर जाते हैं, 17 साल में पास कर जाते हैं, और जैसे ही वे इंटर पास किए वैसे ही एनआईएस डीएलएड का जो है बाजार गर्म हो गया। अब वे भी इस बाजार में जो है घूमने का प्रयास किए,
कि सभी जो है इस बाजार में हैं, तो हम भी इस बाजार से कुछ लुत्फ उठा लेते हैं, और वे सम्मिलित हो गए, जबकि उनका 18 वर्ष पूरा भी नहीं था। तो सोचने वाली यह बात है कि जब वैसे एनआईएस डीएलएड धारी जिनका 18 वर्ष पूरा ही नहीं था, उस समय जिस समय ये नामांकन या रजिस्ट्रेशन करवाए थे, तो उससे पूर्व वो पढ़ा कैसे रहे थे? सीधी सी बात है। तो उनका जो है पेच आने वाला है, जिनको 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही एनआईएस डीएलएड में रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया और एनआईएस डीएलएड उन्होंने किया, तो उनको समस्या हो सकती है। तीसरा जो कैटेगरी है कि बहुत ऐसे हैं जो इंटर पास किए, ग्रेजुएशन में नामांकित हैं, या ग्रेजुएशन पास किए, पीजी में नामांकित हैं, और रेगुलर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं, साथ साथ एनआईएस डीएलएड भी कर रहे हैं। तो उनके साथ समस्या हो सकता है। उनके साथ क्या समस्या होगा? तो आप चूंकि एनआईएस किनके लिए था? जो इन सर्विस थे, जॉब में थे। तो आप जब जॉब कर रहे थे, जिस समयावधि में आप कहीं कार्यरत थे, उसी समयावधि में आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री कैसे हासिल कर रहे थे? सीधी सी बात है। तो उनको पेच आ सकता है, उनका पेच आ सकता है। तो इस प्रकार से जो है आपको खुद से तय करना है कि आप एलिजिबल होंगे अथवा नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि जितने एनआईएस डीएलएड धारी हैं वो किसी भी तरह से रगड़म घसटम करके पास हो गए हैं तो सभी मान्य हैं, ऐसा नहीं है। तो एकदम फ्रेश जो एनआईएस डीएलएड धारी होंगे, न उनका उम्र का लोचा होगा, न कट ऑफ डेट का लोचा होगा, न जो है आपका उम्र पुरने के पूर्व ही 18 साल हुआ भी न हो और आप एनआईएस डीएलएड कर रहे हैं। आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, जो अभ्यास प्रमाण पत्र है, तो उसमें अब जो है विद्यालय आपको कैसे प्रमाणित करें, उसका लोचा। और यह जो कोर्सेज जो हैं वो एनआईएस के साथ साथ रेगुलर आप कर रहे हो, उसका लोचा ना हो। तो ये सारे लोचा यदि नहीं हो, आप पूरी तरह से फ्रेश हैं, तो फिर टीआरई 4.0 के लिए आप एलिजिबल हैं। क्योंकि इतना जो है एनआईएस डीएलएड को मोह दिया गया है कि अब काउंसलर जो है वो सतर्क रहेगा, शिक्षा विभाग सतर्क रहेगी, और एकदम फ्रेश कैंडिडेट को हो कि ही वो काउंसलिंग करेगा, और उस दरमियान आपसे इससे संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको सारे कागजात जो है पूर्व से ही जुटा करके अपने फाइलों में सजा लेना है, ताकि उस समय कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम कर आप जब चयनित हो जाए तो काउंसलिंग में आप न छटे, इसका पूरा प्रबंधन आपको कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।